हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों स्पेशल होने वाला है? पहला रीज़न तो आज आपका सैटरडे है और सैटरडे को हम हमेशा क्या करते हैं, एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो स्पेशल टॉपिक क्या होगा वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको देखते रहिए। आपका ये इस सेशन से, इस लेक्चर से 100% कह रही हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसको पूरा आप देखिए। और जैसा कि आप लोगों को उसे डेली गाइस बोलती हूँ कि जिसने अभी तक ये चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जाकर के ज्वाइन कर सकता है। ये हमारे चैनल है, जैसे कि लक्ष्य तक आपका साथ, जो कि इसी चैनल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीडीएफ शेयर कर देते हैं। आप जाकर के यहाँ से कलेक्ट कर लिया करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और गाइस, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा एक ग्रुप है। यहाँ पर भी डेली करीब 100 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा चैनल जहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड डेली अपडेट यहाँ आपको मिलता रहता है। बाकी न्यूज़पेपर कटिंग्स सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो कि हमारा मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन लाइन क्या है, उसको देख लेते हैं, ताकि हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहे। हम लोग मेहनत करने के लिए हमेशा क्या रहें, आगे रहें, कभी भी हम डिमोटिवेट ना हो। तो क्या है आज का मोटिवेशन लाइन? आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। अगर हमने शुरू कर ही दिया है, पैर बढ़ा ही दिया है आगे, तो वहीं से हमारी क्या होती है, वहीं सफलता डिसाइड हो जाती है कि चलो आधी सफलता तो हमको मिल गई, क्योंकि मैंने हिम्मत की। पहले तो मैंने सोचा और फिर मैंने क्या किया, उस फील्ड में अपना कदम डाल दिया। अगर यही डर जाते, पीछे कर लेते, तो वहीं हम हार जाते। लेकिन जब मैंने डाल ही दिया है पैर, तो वहीं आपकी आधी सफलता तय हो गई। अब आधी सफलता कहाँ मिलेगी आपको? जब आप उस पर कंटिन्यू लगे रहेंगे और क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, मेहनत करते रहेंगे। कभी भी डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। तो इससे क्या होगा, आप में वो हिम्मत आ जाएगी। तो यही है कि आपने शुरू करने की अगर हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। तो हिम्मत आपके अंदर है, आप सफल हो सकते हैं। लगातार 2-3 बार 4 बार जो भी असफल हो जाते हैं उसके लिए परेशान ना होइए, क्योंकि गिर करके ही, हार करके ही हमें क्या होना है, सफल होना है। तो चलिए, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आज का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। आज का सेशन भी थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि स्पेशल टॉपिक भी डिस्कस करना है। तो परेशान मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है सारे, तो इसलिए कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम रूपाला तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में? तो ये गुजरात में। गुजरात में क्या किया जा रहा है, सागर परिक्रमा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सागर परिक्रमा कहाँ से रिलेटेड है, तो गुजरात से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो सागर परिक्रमा है, यहाँ पे जो महासागर है, और महासागर आप लोग को पता ही होगा, कल मैंने इवन क्या किया था, जो हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक था वहाँ पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। और वही क्वेश्चन यहाँ पर आज आ भी गया कि जो महासागर होता है वो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। महासागर जो होता है विश्व का सबसे, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है, तो महासागर होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पृथ्वी की जो सतह है उसका लगभग देखा जाए तो 3/4, 3/4 जो हिस्से को ये कवर करता है। ये क्या करता है, कवर करता है। और देखा जाए तो जो भारत लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था है, उनकी सुरक्षा है, उनकी आजीविका है, उस पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये जो महासागर है, ये जो महासागर है, देखा जाए इसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में ये फैली हुई है। और लगभग कितने किलोमीटर की तटरेखा है? 8,118 किलोमीटर की, जिसमें आपके क्या है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ये फैली हुई है। तो चलिए, ये तो आपको बता दिया। तो ये जो सागर परिक्रमा है, इससे क्या होगा, इससे आपका जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है और जो तटीय इलाके में रहने वाले मछुआरे समुदाय हैं, उनकी आजीविका को तो ये, उनकी आजीविका को ध्यान में तो रखेगा ही, और साथ ही क्या करेगा, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसके संरक्षण का भी ये काम करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो तटीय मछुआरे हैं
उनकी समस्या को जानने के लिए स्टार्ट किया गया। या उनकी आजीविका को ध्यान में रखेगा और जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसका संरक्षण भी किया जाएगा। जो समुद्री मत्स्य संसाधन है उनके बीच क्या किया जाएगा, एक स्थायी संतुलन स्थापित करने पर इस पर ये जो योजना स्टार्ट की जा रही है उस पर क्या करेगी, ये ध्यान केंद्रित करेगी। और जो ये पुरुषोत्तम रूपाला कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पहल है ये जो स्टार्ट की जा रही है 5 मार्च को स्टार्ट होगी और 5 मार्च को ये शुरू करेंगे, जिसमें से जो 6 मार्च को क्या होगा, इसका पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। 6 मार्च को इसका पहला चरण स्टार्ट होगा। कहाँ पर, गुजरात में तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन गुजरात के कहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना, मांडवी में, गुजरात के मांडवी में स्टार्ट हो रहा है। और ये समाप्त कहाँ होगा, गुजरात के पोरबंदर में ये समाप्त होगा। स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर गुजरात के मांडवी में और गुजरात के पोरबंदर में ही क्या होगा, इसका समापन होगा, समाप्त होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मेजबानी की जा रही है, ये तो उद्घाटन इन्होंने किया, तो ये जो मेजबानी की जा रही है, तो जो केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय है और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, तो इन दोनों के द्वारा ही जो गुजरात मत्स्य पालन विभाग है, भारतीय तटरक्षक बल है, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण है, गुजरात समुद्री बोर्ड है और मछुआरे समूह के सहयोग से ये पूरी मेजबानी की जा रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो तटीय लंबाई है, गुजरात की जो तटीय लंबाई है वो कितनी है, वो है 1214 किलोमीटर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है ये लगभग देखा जाए तो 16 तटीय जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें समुद्र आधारित जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, ये इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा व्यापक विविधता देखने को मिलती है अवसर की। और देखा जाए तो इसमें आपका जो, अगर देखा जाए कि मछली का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है, भारत है। भारत मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब है कि जो तट के आसपास रहने वाले मछुआरे हैं उनकी समस्या को सुलझाने के लिए, समझाने के लिए ये सागर परिक्रमा का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, गुजरात के मांडवी से। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और गुजरात में एक संयंत्र है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, काकरापारा परमाणु संयंत्र। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है, कौन बन गई है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तो ये जो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है ये किसकी सहायक कंपनी है, लुफ्थांसा, मैं लिख दे रही हूँ। तो इसकी सहायक कंपनी जो स्विस एयरलाइन है वो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की क्या है, पहली एयरलाइन बनने वाली है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या किया है, ये किसके साथ, किसके सहयोग से ये कर रही है, तो जो लुफ्थांसा है और स्विस ने क्या किया है, बाजार में लॉन्च के लिए जो निर्माता है इसकी, कौन सी निर्माता है, सिनहेलियन, यहाँ लिख दे रहे हैं, सिनहेलियन, ये जो निर्माता कंपनी है सिनहेलियन, इसी के साथ क्या है, इसी के सहयोग से ये स्टार्ट की जा रही है। अब ये हो रहा है कि ये ईंधन कैसे उत्पन्न होता है, ये ईंधन कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके पहले आपको लोग को बता रहे हैं कि ये जो 2023 में स्विस जो है इसका पहला ग्राहक होने वाला है, किसका, तो बता रहे, एक मिनट। जो जर्मनी है, जर्मनी, तो जर्मनी में आपने सुना होगा राइन, तो वहाँ पे जर्मनी का जो नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य है वहीं पर एक जुलिच है, वहाँ पर इसके उत्पादन के लिए पहला प्लांट बनाया जाने वाला है। कहाँ पर पहला प्लांट बनाया जाएगा, जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य के जुलिच जगह पर ये इसके औद्योगिक उत्पादन के लिए पहला प्लांट बनाया जाएगा। और इस पहले प्लांट जो बनाया जाएगा इसका जो पहला ग्राहक होने वाला है वो कौन होने वाला है, स्विस होने वाला है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्विस एयरलाइंस की बात करें तो स्विस एयरलाइंस जो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है जिसको एजी बोलते हैं, इसे स्विस एयरलाइंस के नाम से भी जानते हैं, मतलब स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन या फिर इसको स्विस एयरलाइंस भी कह सकते हैं। ये जो है पूरे यूरोप के साथ साथ क्या करती है, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका में क्या करती है, अपनी सेवाएं देती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो ये स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है ये स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी एयरलाइन है। ये स्विस इंटरनेशनल जो एयरलाइन है ये कहाँ की, स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जो यूरोप के सबसे अधिक ईंधन कुशल विमान बेड़े में से ये क्या करती है, एक का संचालन कर रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कह रहा है।
एक मिनट। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हमारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वो कब तक रखा गया है, 2070। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये देखिए, स्विस टू बिकम फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल। तो आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाइस प्लीज़ वीडियो को आप क्या करिए, जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसको लाइक करना मत बोला करिए, क्योंकि व्यूज जाते हैं लेकिन उतनी लाइक नहीं बनती। कम से कम जितना व्यूज जा रहा है एटलीस्ट आप लोग लाइक तो कर दिया करिए। तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आप ही लोग हेल्प करेंगे तभी ये वीडियो दूर तक पहुंचेगा। अभी नया है इसलिए कोई जानता नहीं है, और आप लोग के लाइक करने से ही वीडियो क्या होगा, लोगों तक पहुँचेगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, और जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ बताया करिए। कहीं गलती हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा भी आपको आप बता सकते हैं। तो और जो नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, चीन के विरोध के बाद भी हाल ही में किस देश ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि कर दी है। चलिए देख लेते हैं। जो एमसीसी है, एमसीसी का मतलब मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, ये क्या है, ये अमेरिका की, ये जो है समझौता, ये अमेरिका की क्या है, एक इनोवेटिव, ये क्या है, अमेरिका की एक इनोवेटिव और स्वतंत्र विदेशी सहायता एजेंसी है। एमसीसी जो है ये क्या है, अमेरिका की इनोवेटिव और स्वतंत्र विदेशी सहायता क्या है, एजेंसी है। जो क्या करती है, ये एजेंसी क्या करती है, तो जो विकासशील देश हैं उनको ये आर्थिक सहायता देती है, उनकी आर्थिक तरीके से हेल्प करती है, और उनको क्या करती है, गरीबी से लड़ने में उनकी हेल्प करती है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसे एमसीसी को 2004 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा इसको बनाया गया था। ये क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि एमसीसी के बारे में और जान लेते हैं, तो एमसीसी जो होती है ये इसके द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन से 2 प्रकार का होता है, एक मिनट थोड़ा और नीचे कर। एमसीसी का जो ये अनुदान होता है वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन से 2 होते हैं, एक है कॉम्पैक्ट और दूसरा है, यहाँ लिख दे रहे, कॉम्पैक्ट, और दूसरा है थ्रेशहोल्ड प्रोग्राम। ये ला और डा होल्ड प्रोग्राम। तो जो आपका, और ये क्या करती है, जो ये कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है इसके तहत ये बड़े पैमाने पर उन देशों के लिए ये कितना है, 5 वर्ष का अनुदान है, 5 वर्षीय है, मतलब बड़े पैमाने पर। तो उन देशों के लिए ये 5 वर्ष का अनुदान है, जो एमसीसी के जो मानदंड हैं उनको ये पूरा करता है। तो ये उसके हो गए। और थ्रेशहोल्ड जो है इसके तहत छोटे अनुदान दिए जाते हैं, छोटे अनुदान उन देशों को दिए जाने वाले ये छोटे अनुदान होते हैं। और जो मतलब ये उन मानदंडों को पूरा करने, जो क्या करते हैं, उन मानदंडों को पूरा करने के करीब होते हैं, जो अपनी नीतियों में सुधार के लिए क्या होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, उनको इसके क्या कहते हैं, ये जो दूसरा प्रकार है इसके तहत अनुदान दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इतना तो मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी मैंने ये कहा कि चीन के विरोध के चलते, चीन इसका क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है। चीन इसका क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है। लेकिन विरोध के बाद भी नेपाल ने क्या किया, जो अमेरिका की एमसीसी थी उसके साथ क्या कर लिया है, समझौता कर लिया है। तो अभी इसको संसद में क्या किया है, ये मंजूरी दे दी है नेपाल ने, इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। तो इस एमसीसी के सहयोग से ही नेपाल क्या करेगा, ये ध्यान रखना कि इसके जो समझौता किया उससे नेपाल करने क्या वाला है। तो नेपाल अपने यहाँ क्या करेगा, ऊर्जा और परिवहन इस क्षेत्र में क्या करेगा, उसकी मदद से, अमेरिका की मदद से विकास का कार्य करने वाला है। और इसी पर क्या कर रहा है, जो चाइना है वो आपत्ति जता रहा है। क्यों आपत्ति जता रहा है, तो चीन को ये लग रहा है कि इसके माध्यम से, क्योंकि चीन अमेरिका की तो पट्टी है नहीं, तो चीन का ये मानना है कि इसी के माध्यम से अमेरिका क्या करेगा, जो नेपाल रीजन है वहाँ पर अपनी क्या करेगी, सैन्य उपस्थिति को बढ़ा देगा। और फिर क्या करेगा, जो तिब्बत इलाका है, तो तिब्बत के जरिए वो क्या करेगा, और तिब्बत के जरिए क्या करेगा, वो चीन पर नज़र रखने की कोशिश करेगा, उसको अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। तो यही सब सोच करके वो क्या कर रहा है, इस समझौते का विरोध कर रहा है। और लेकिन नेपाल ने ये सब अनदेखा करके, मतलब इन विरोध को दरकिनार करते हुए इस सहयोग को मंजूरी दे दी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेपाल आपको पता है, 1 मिनट आपको हम ले चलते, 1 मिनट। ये देखिए, ये चाइना है और ये इंडिया,
ये इंडिया, और बीच में क्या है, नेपाल है। तो नेपाल जो है बफर स्टेट का काम कर रहा है। नेपाल क्या कर रहा है, ये बफर स्टेट का काम कर रहा है, बफर स्टेट का काम। ऊपर कौन है, चाइना है, और इस साइड कौन है, भारत है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, सीमा साझा करता है ये चाइना, भारत और इससे, तो ये बीच में है, यानी बफर स्टेट का काम कर रहा है। और नेपाल, ये जो देखा जाए तो ये तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, स्थलबद्ध देश है दोनों के बीच, चाइना और ये। और अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, जिसकी कैपिटल क्या है, जिसकी राजधानी क्या है, नूर सुल्तान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेपाल से ये देखिए, नेपाल उत्तराखंड साझा कर रहा है, यूपी, बिहार, इधर आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सीमा साझा, अपना देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और ये नेपाल किसका, सार्क जो है, सार्क में कितने कंट्री हैं, 8 देश हैं। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा सारा। ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह, जिसको क्या कहते हैं, MCG, की 19वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक थी इस बार की, 19वीं बैठक हुई है। और 1 मार्च से 2 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आयोजित कर दी गई है 1 से 2 मार्च में। 19वीं बैठक थी भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की, और ये कहाँ आयोजित की गई है, आगरा, आगरा में इसका आयोजन हुआ है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये MCG का मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप। इसमें क्या हुआ है, भारत की तरफ से कौन इसमें बैठक, भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, तो भारत की तरफ से BR कृष्णा, BR कृष्णा जो एयर मार्शल है, BR कृष्णा। और अमेरिका की साइड से D स्वलिंका, जो डिप्टी कमांडर इंडो पैसिफिक कमान के जो डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, स्टीफन D स्वलिंका ने इसकी अध्यक्षता की, इन दोनों ने मिलकर। और इससे क्या होगा, ये जो दोनों पक्ष हैं, भारत और अमेरिका, इन दोनों के पक्ष रक्षा संबंध होंगे उसको मजबूत करने पर इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ बात करते हैं कि भारत अमेरिका इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, तो ये क्या कह रहा है, चलते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगरा के बारे में बात कर लेते हैं। जब आगरा आ ही गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, 19th इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग, एयरफोर्स स्टेशन आगरा, ये दिखा दिया है मैंने आपको। तो आगरा के बारे में बता देते हैं कि आगरा जो है ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ, ये भारत के ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, यूपी के आगरा में स्थित है। और ये कैसा है, विश्व धरोहर मकबरा है। कैसा है, विश्व धरोहर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुशास्त्री जिसको कहते हैं, वास्तुशास्त्री जो थे वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो मतलब वास्तुशैली है वो फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के क्या है, एक मिश्रण है। और इसको जो मतलब क्या कहते हैं, इसको जो यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983, कब शामिल किया गया था, 1983 को विश्व धरोहर स्थल ये बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यूनेस्को बार बार नाम लेते हैं, कल भी मैंने ये नाम लिया था, आज भी लिया था। तो पहले देख लेते हैं यूनेस्को है क्या, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। जो फ्रेशर है उनको नहीं पता होगा यूनेस्को, पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो यूनेस्को है ये क्या करता है, ये यूएन का एक ऐसा संगठन है, संयुक्त राष्ट्र का ऐसा संगठन है जो क्या करता है, जो कल्चरल है, सांस्कृतिक है और प्राकृतिक विरासत स्थल को क्या करता है, सूचीबद्ध करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। तो अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो टोटल कितने हैं? 40 हैं, 40 हैं, जिसमें आपके 7 जो है प्राकृतिक हैं, 32 आपके सांस्कृतिक हैं, एंड 1 जो है आपका मिश्रित है। तो आपको ये ध्यान रखना कि वो मिश्रित वाला कौन सा है। तो अभी बता रहे हैं, पहले और देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले जो था एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में, उसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और अभी जो मतलब हाल ही में घोषित किया गया है, जल्दी में अभी 2021 में, तो उसमें 39वां नंबर का, टोटल मैंने 40 बताया, जिसमें 39 नंबर का जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है वो कौन सा है? रामप्पा मंदिर, जो कि कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और इसको आप क्या कह सकते हैं? रुद्रेश्वर मंदिर भी कह सकते हैं, रुद्रेश्वर या कालेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर या कालेश्वर मंदिर भी कह सकते हैं। और 39 नंबर का बता दिया। 40 का नंबर मतलब जो 40वां है, लास्ट वाला जो नवीनतम है, वो कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा जो कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है महाराष्ट्र में, इसके 5 यूनेस्को साइट हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बात किया था अभी कि जो आपके कौन से हैं मिश्रित वाले हैं, मिश्रित वाला, तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में स्थित है, ये आपको क्लियर ही होगा, पता ही होगा। तो यूनेस्को ने क्या किया था, जो कंचनजंगा पार्क है उसको 2016 में विश्व विरासत स्थल के रूप में उसको सूची में ऐड कर दिया गया था। और ये भारत का जो था पहला मिश्रित धरोहर स्थल था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाते हैं। नेशनल सेफ्टी डे, ये देखिए, नेशनल सेफ्टी डे जो है वो हर साल हम लोग कब मनाते हैं? 4 मार्च को मनाते हैं। और ये मतलब ये कौन मनाता है? ये कौन मनाता है? तो भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है NSC, इसी के द्वारा हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या है आपका? सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव के स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, इन सभी सिद्धांतों के बारे में क्या करना है? जागरूकता फैलाना है, जागरूकता को बढ़ाना है, यही इसका क्या है? उद्देश्य है। और इस बार जो 2022 में मनाया जा रहा है NSD यानी कि नेशनल सेफ्टी डे, वो किस नंबर का है? 51 नंबर का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए, इतना तो फैक्ट मैंने बता दिया। अब ये बता देते हैं कि इसकी थीम क्या रखी गई। हर साल नई नई थीम रखी जाती है, तो इस बार की जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो वो रखा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने, एक मिनट, युवा, जो यंग हैं, युवा हैं, उनके दिमागों का पोषण, मैं लिख दे रही हूँ, युवा दिमागों का पोषण सुरक्षा संस्कृति ऊपर लिख दे रहे हैं, विकसित करें, यही इसका क्या है? इस बार का थीम है। क्लियर हो गया होगा। और जो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 1972 में मनाया गया था। और जो NSC जो मैंने बताया कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है, उसकी स्थापना कब की गई थी जिसके द्वारा ये मनाया जाता है? तो 4 मार्च 1966 को स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? NSC की स्थापना जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके द्वारा की गई थी। किसके लिए की गई थी? कि जो आपका क्या है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, उन क्षेत्रों में क्या करना है? एक स्वैच्छिक दिनचर्या को विकसित किया जाए और उसको लागू किया जाए। इसी उद्देश्य से NSC की स्थापना श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 4 मार्च 1966 में की गई थी। और पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? 1972 में मनाया गया था। तो ये आपको क्लियर, अब सारे फैक्ट जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, यह दिवस जो देश का सिक्योरिटी विभाग है वो उन सभी सोल्जर को जाता है जो क्या करते हैं? देश की सुरक्षा करते हैं। ये जो हमारे जो सेना है, ये सैनिक जो हैं, इन्हीं के बदौलत ही तो आज हम अपने घरों में बैठ कर के पढ़ रहे हैं, दूसरों को चीज़ें बता रहे हैं, आराम से TV देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, उन्हीं की बदौलत। तो डेली जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो डेली एक बार उठ करके हमें इनका भी नाम लेना चाहिए। इन्हीं की वजह से पूरे देश में
चैन है, शांति है। तो हमें हमेशा क्या करना है, अपने जो देश के सुरक्षा बल हैं उनका अभिवादन करना चाहिए। जैसे भगवान का नाम लेते हैं वैसे इनका भी नाम लेना चाहिए। ये सबसे बड़े, सबसे ऊपर, फर्स्ट नंबर पर इन्हीं का नाम आना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेरात महोत्सव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से है? तो ये जो हेरात, चलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहले देख लेते हैं हेरात। ये जो हेरात है इसमें आपको आ रहा होगा शब्द हरा। शब्द आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि हरा आ रहा है। तो हरा जो है, ये हरा का मतलब शिव। हर हर, हरा कहते हैं ना, हर हर, हर हर बोले, हर हर शंभू कहते हैं। तो हरा का मतलब हर, शिव। तो इसी शिव मतलब इसका मतलब है रात, शिव की रात। हरा मतलब, हरात मतलब शिव की रात, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जो जम्मू कश्मीर के पंडित हैं, जम्मू कश्मीरी पंडित जो हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं, उन्हीं के द्वारा ये हेरात, हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, ये लोग उसी महाशिवरात्रि को हेरात के रूप में मनाते हैं। ये जो है, जो भगवान शिव और पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। तो ये क्या हुआ, इस बार जो इन लोगों ने मनाया है 28 फरवरी को ये मनाया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर में हेरात महोत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। चलिए कुछ और त्यौहार जब आ गया है तो जम्मू कश्मीर में और भी त्यौहार हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या है, हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। और एक मनाया गया था अभी, मैंने ही अपने लेक्चर में बताया था, कंचोत उत्सव मनाया गया था। करवा चौथ की तरह जो हमारे यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है, वहाँ पर इस टाइप का क्या है, कंचोत उत्सव मनाया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या है, जम्मू कश्मीर के त्यौहार में ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया, बहु मेला भी मनाया जाता है। हेमिस, लेकिन हेमिस इंपॉर्टेंट है, ट्यूलिप है, स्पितुक गस्टोर करके है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आप खीर भवानी मेला कहाँ, जम्मू कश्मीर में ही है। सिंधु दर्शन, ये कहाँ पे, लद्दाख में। नुआखाई कहाँ है, ओडिशा में है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में है। और चपचारकुट मिजोरम में है। पक्का हॉर्नबिल, एक है हॉर्नबिल और एक है पक्का हॉर्नबिल। तो पक्का हॉर्नबिल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और हॉर्नबिल त्यौहार की खाली बात करें तो वो नागालैंड। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाथुकम्मा तेलंगाना में है। और ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। बाली यात्रा ओडिशा का है। धानु यात्रा ओडिशा का है। संगाई उत्सव आपका मणिपुर का है। वैशाखी पंजाब हरियाणा का है। ओरछा महोत्सव एमपी का है। जैत यात्रा ओडिशा का है। फूलदेई उत्तराखंड का है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, सारे आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की टीम ने हाल ही में कहाँ पर एक नई जिनबेरी प्रजाति की खोज की है? तो कहाँ पर की है, ये तमिलनाडु में। कहाँ पर की है, जिनबेरी प्रजाति की खोज कहाँ की गई, तमिलनाडु में। दिखा दे रहे हैं, इमेज है, ये देखिए तमिलनाडु में कहाँ पर, कन्याकुमारी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहीं पर ये जिनबेरी प्रजाति की खोज की गई। ये देखिए व्हाइट कलर का फूल है, इस तरीके का यहाँ पर ये खोजी गई है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, पहला आपका फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कहाँ पर खोजी गई है। तो वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य से खोजी गई है। पहला फैक्ट, किसकी प्रजाति है, जिनबेरी की प्रजाति है, दूसरा हो गया। और ये जो प्रजाति, इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, तो उसका नाम लिख दे रहे हैं ग्लाइकोस्मिस, ये नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा, ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो है एक सफ़ेद फल होता है, इसका सफ़ेद फल इसमें लगा होता है, जैसा कि दिखाया है मैंने, फूल नहीं फल है, सफ़ेद फल है। तो ये क्या है, यहाँ पर इसी की खोज की गई है। और ये और ये भी ध्यान रखना है कि क्या ये और भी जगह, तो ये दक्षिणी पश्चिमी घाट जो है, दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिए क्या है, स्थानिक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट भी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिण पश्चिमी घाट के लिए क्या है, स्थानिक है। और ये जो प्रजाति जो खोजी गई है, जिनबेरी प्रजाति, ये जो प्रजाति है ये किस परिवार में से आती है, ऑरेंज परिवार रूटासी से, ऑरेंज परिवार रूटासी से संबंधित है, रूटासी से संबंधित है।
तो ये आपको और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो भोजन के लिए, औषधीय मूल, इन सभी के लिए, औषधियों के लिए, भोजन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो प्रजाति एक सदाबहार छोटा पेड़ होती है जो वन्यजीव अभ्यारण्य के कहाँ पर, पनागुड़ी वन खंड में तिरुनेलवेली अर्ध सदाबहार जंगलों में अंडरग्राउंड के रूप में इसको पाया गया है। तो ये आपको समझ में अब आ गया होगा। चलते हैं और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, तो ये आपको, हाँ, और किसने खोजा है, BS, इसको रखना, एक मिनट, BSI मतलब कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपनाए गए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र, क्या ध्यान रखना है कि जो ITU है ये साउथ एशिया के लिए जो अपनाया है क्या, क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर, ये कहाँ स्थापित करने वाला है, कहाँ करेगा, तो दिल्ली में करेगा। कहाँ करेगा, दिल्ली में करेगा। तो इससे क्या होगा, और जो दूरसंचार मंत्री हैं, एक तो अभी जब मैं नाम लूँगी अश्विनी वैष्णव, तो आप कहेंगे नहीं ये तो रेल मंत्री हैं, तो इनके पास क्या है, रेल मंत्री भी हैं ये, और ये क्या है, दूरसंचार मंत्री भी हैं। तो इन्होंने इस केंद्र को स्थापित करने के लिए जो दूरसंचार मंत्री हैं या रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये, और जो ITU के महासचिव हैं जिनका क्या नाम है, हाओलिन जाओ, इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन तरीके से इसको क्या किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की बात करें तो इससे जो स्थापना करेंगे क्षेत्रीय कार्यालय की, तो इससे क्या होगा, तो इससे भारत और जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, तो उनकी जो वैश्विक नीति होगी और जो दूरसंचार का क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, मानक निर्माण में पहुँच स्थापित होगी, संपर्क उनका मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत में जो 5G भारत में जो विकसित 5G मानक है उसको ITU ने क्या किया है, 5G के लिए 3 तकनीक में से एक के रूप में उसको 5G को एक्सेप्ट कर लिया है। 5GI क्या है, तो ये एक स्थानीय रूप से डिज़ाइन किया गया एक क्या है, दूरसंचार नेटवर्क है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, IIT हैदराबाद के द्वारा। ये भी ध्यान रखना, 5GI जो है इसको IIT हैदराबाद के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और ये बता ही दिया कि समझौता किसके लिए, तो क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए और उसके संचालन के लिए क्या करना है, कानूनी और वित्तीय ढांचे को क्या करना है, प्रदान करना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नई दिल्ली में जो स्थापित ITU का जो एरिया ऑफिस होगा और इनोवेशन सेंटर होगा वो दक्षिण एशियाई देश जैसे कि आपका अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत, इन सभी को क्या करेगा, ये अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। तो अब चलते हैं ITU के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इतना सारा ये काम कर रहा आखिर ये है क्या। तो ITU जो है, जिसका मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसको कहते हैं, ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए क्या है, एक एजेंसी है। क्लियर। और इससे क्या होगा, ये क्या करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सुविधा के लिए इसको क्या किया गया था, 1865 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और प्रेजेंट टाइम में ITU की बात करें तो इसमें 193 देश प्लस 900 से अधिक क्या है, निजी क्षेत्र की संस्थाएं और शैक्षिक संस्थान भी इसमें सदस्य हैं। और इससे पहले देखा जाए तो भारत को क्या किया गया था, भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए इसको ITU का परिषद का सदस्य, ITU का क्या किया गया था, सदस्य चुना गया था 4 साल के लिए। कब, 2019 से 22 के लिए, इससे पहले इसको चुना गया था। और भारत जो है 1952 से ही क्या है, नियमित रूप से इसका सदस्य बना हुआ है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और 2020 में अगर जो सूचकांक है, 2020 में ITU के द्वारा जो ITU का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है जिसका नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, क्या है, GCI, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये है। और 2020 के अनुसार इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो कौन सी थी, 10वीं थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICC महिला विश्व कप की मेजबानी 4 मार्च को शुरू हुई है। कौन मेजबानी कर रहा है, तो न्यूजीलैंड कर रहा है। कौन मेजबानी कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है। और इस टूर्नामेंट में इस बार जो है 8 टीम क्या कर रही हैं, हिस्सा लेने वाली हैं। और इसका जो संस्करण है ये कौन सा है, 12वां संस्करण है इस बार।
ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय टीम की तरफ से जो कप्तान भारतीय टीम की जो कप्तानी में कौन हिस्सा लेने वाली है? मिताली राज। मिताली राज की कप्तानी में भारतीय टीम भी हिस्सा लेने वाली है। और 12वां संस्करण है, 4 मार्च को ये स्टार्ट कर होने वाला है न्यूजीलैंड के किस स्टेडियम में? बे ओवल स्टेडियम। क्या नाम है उसका? बे ओवल स्टेडियम में ये स्टार्ट होने वाला है। भारत का जो पहला मैच है वो किसके बीच है? पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और दुनिया का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था वो 1844 में कनाडा और यूएसए के बीच खेला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ठीक है, क्लियर। भारत की कप्तानी बता ही दिया, मिताली राज है। और 2017 में इंग्लैंड 2017 में जो हुआ था उसमें इंग्लैंड विजेता था और भारत उप विजेता था। और अभी हाँ, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है मेरे पास आप लोगों के लिए कि एक मिनट, जो दिग्गज क्रिकेटर थे, क्या नाम था उनका? शेन वॉर्न। इनका भी क्या हुआ है? निधन हो गया है कल। हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया है। किस साल की उम्र में? 52 साल की उम्र में। अभी मेरे पास इमेज है, मैं अभी दिखा दे रही हूँ, जब नीचे चलेंगे तो दिखा देंगे। इमेज रख लिया है मैंने, तो आपको वहाँ तो ये ध्यान रखिएगा कि शेन वॉर्न जो है क्रिकेटर थे जिनका क्या हुआ है? 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण, दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? रुपे। किसे बनाया गया है? रुपे को। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि टाटा आईपीएल टूर्नामेंट के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे। एक मिनट गाइस, ये यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड मैप, चलिए मैप नीचे दिखाएंगे। न्यूजीलैंड जो है, ये न्यूजीलैंड है, तो इसको जो अलग करती है नॉर्थ और साउथ को, वो कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि अलग करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुक जल संधि अलग करती है। और कुछ और फैक्ट माइंड में आ रहा है तो वो भी लिख लीजिए कि वह जल संधि जो है ये विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच है। और जो टॉरस जल संधि है, टॉरस, वो अराफुरा और कोरल सागर को क्या करती है? जोड़ती है। चलिए अब आते हैं, टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? रुपे को बनाया गया है। रुपे जो है, रुपे ये क्या है? ये क्या है? भुगतान नेट, ये रुपे को बनाया गया है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और ये देखा जाए तो एनपीसीआई के बारे में तो कई बार बता चुका, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ क्या है? साझेदारी है, क्योंकि एनपीसीआई ने क्या किया था? एनपीसीआई का ही इसका ये जो रुपए लॉन्च किसके ने किया था? एनपीसीआई का है। तो एनपीसीआई देश में अपनी तरह का जो पहला डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क रुपे है, इसको लॉन्च किया था। रुपे क्या है? रुपे बात किया जाए, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो भारत की तरफ से अपनी तरह का पहला ग्लोबल कार्ड भुगतान नेटवर्क है। और ये जो है रुपे भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित क्या है? एटीएम कार्ड है। इसे वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं और देख लेते हैं क्या है। तो 2011 में जो ये कार्ड है विदेशी भुगतान प्रणाली पर जो आधारित है, तो अप्रैल 2011 में इस रुपए कार्ड को विकसित किया गया था। किसके द्वारा? एनपीसीआई, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कब विकसित किया गया था? 2011 में। तो चलिए अब टाटा आईपीएल के बारे में, रुपए का तो मैंने बता दिया सारा। टाटा आईपीएल जो है ये 2022, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 26 मार्च से शुरू होगा और इसका फाइनल 29 मई 2022 को होगा। 26 मार्च को स्टार्ट होगा, फाइनल इसका 29 मई 2022 को खेला जाएगा। और ये जो टूर्नामेंट जो स्टार्ट हो रहा है, टाटा आईपीएल की जो टूर्नामेंट है, ये कौन सा संस्करण है? इस बार 15वां संस्करण है। और ये कहाँ खेला जाएगा? मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुंबई और पुणे में 4 अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर कुल 70 लीग मैच खेले जाएंगे। और इस बार आईपीएल में कितने हैं? 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और 10 टीमों में से जो 2 नई हिस्सा ले रही हैं, नई टीमों कौन सी है? गुजरात और लखनऊ। गुजरात में कप्तानी हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में, और लखनऊ केएल राहुल की कप्तानी में हो रहा है। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और वो टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा, जो कि यहाँ लिखा ही हुआ है। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए
ये देख लेते हैं, बहुत चर्चा में बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेफ्रोजिया जो कि हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, ये किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, और ये है क्या जेफ्रोजिया। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं हम लोग। तो जेफ्रोजिया क्या है, एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो रशिया ने क्या किया, यहाँ पर अभी फ्राइडे के दिन क्या किया, इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और रूसी सेना जो थी उसी के जो गोलाबारी कर रही थी, उसी के कारण क्या हुआ, यहाँ पर 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में क्या हुआ, यहाँ पर आग लग गई, आग फैल गई। और रशिया जो है वो पहले ही जो ये यूक्रेन का जो चेर्नोबिल बिजली संयंत्र है उस पर कब्जा कर चुका है। और इस पर भी ये क्या कर रहा है, ये आप देख सकते हैं इमेज पर, यहाँ पर ये ऐसे गोलाबारी कारण यहाँ आग लग गई थी। तो इसी के कारण जो वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ था कि जो मतलब इसमें उन्होंने कहा कि जो संयंत्र है, इस हमले से संयंत्र का जो 6 रिएक्टर में क्या हुआ, आग लग गई। 6 रिएक्टर में से एक में क्या हुई, आग लग गई है। आग को तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अगर ऐसे ही विस्फोट चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि विस्फोट या रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो इससे केवल यूक्रेन को ही प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे पूरा यूरोप का अंत हो जाएगा। इससे केवल यूक्रेन का ही अंत नहीं बल्कि पूरे यूरोप का अंत होगा। तो इसलिए क्या इस प्लांट पर रशिया ने पूरी तरह से क्या कर लिया है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो ये क्या नाम है उनका, जेलेंस्की का बयान आया हुआ है। तो उसी के लिए ये जो है जेफ्रोजिया, ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। तो ये जो परमाणु संयंत्र है, जब एक मिनट, ये देखिए जेप्रोजिया जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा जारी किए गए वीडियो से बनाई गई है। तो इसमें क्या है कि ये न्यूक्लियर प्लांट जो है पूरे यूरोप का यूक्रेन का है, ये जो है यूक्रेन का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा क्या है, संयंत्र है। और ये जो है यूक्रेन का एक शहर है जिसका नाम है एनहोर्दर सिटी, एनहोर्दर शहर में ये स्थित है। और यह जेप्रोजिया शहर से लगभग कितने 112 किलोमीटर दूर स्थित है। इस संयंत्र में क्या हुआ था, ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें मैंने बताया कि 6 पावर यूनिट क्या थे, संचालन में थे। ये 6 पावर यूनिट संचालन में है। और जिसमें से जो पहले की शुरुआत हुई थी वो 1984 में हुई थी, 1984 में हुई थी। और इस प्लांट से देखा जाए तो 4000 से 4200 करोड़ किलोवाट घंटा बिजली यहाँ उत्पादित होती है। जो देखा जाए तो यूक्रेन की जो सालाना बिजली उत्पादन है उसका औसतन करीब देखा जाए तो 20 से 25% है, 20 से 25% है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये जो जेप्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर इसमें विस्फोट हो जाता है, उन्होंने कहा कि अगर इसमें विस्फोट हो जाता है तो ये चेर्नोबिल जो त्रासदी हुई थी उससे ये 10 गुना बड़ा होगा। इससे ये क्या होगा, चेर्नोबिल त्रासदी जो थी उससे 10 गुना बड़ा होगा। अब ये चेर्नोबिल त्रासदी क्या थी, अब जब चेर्नोबिल आ गया नाम में तो ये भी देख लेते हैं कि ये त्रासदी आखिर क्या थी। तो जो यूक्रेन की राजधानी जिस पर जो क्यूब ने पहले उस पर क्या किया है, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, खार्किव को नियंत्रण में ले लिया, ओडेशा तीसरा जो सबसे बड़ा उस पर भी कर लिया, हर तरह से उसको क्या कर रहा है, घेर रहा है। तो चेर्नोबिल जो त्रासदी थी, तो चेर्नोबिल जो है ये यूक्रेन की राजधानी जो क्यू है, यूक्रेन की राजधानी क्यू में ये स्थित है चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये क्या है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये कभी देखा जाए तो सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट था दुनिया का। लेकिन क्या होता है कि 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर क्या होती है, सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना होती है। और इसमें क्या होता है, इस परमाणु रिएक्टर इसमें नंबर 4 में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। और जिसके बाद क्या होता है, जो इसका रेडिएशन था वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। और पूरे यूरोप में और उस टाइम जब था तब यूक्रेन किसका हिस्सा था, जब ये हुआ था सोवियत संघ का हिस्सा था, ये उस टाइम की बात है। और ये प्लांट यूक्रेन के किस शहर में स्थित है, प्रिपयेत शहर में स्थित है, प्रिपयेत शहर में। चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट है वो यूक्रेन के प्रिपयेत शहर में स्थित है। और प्रिपयेत को कब बसाया गया था, 1970 में बसाया गया था।
और ये बेलारूस की सीमा से इसकी दूरी लगभग कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें जितनी है मैंने। तो वो जो रेडिएशन हुआ था, जो विस्फोट हुआ था, उससे करीब WHO के जो आंकड़े आए तो उसमें बताया गया था कि इस घटना के 20 साल बाद, जो वो घटना हुई 1986 में, उसके 20 साल बाद 5000 लोगों की मौत किससे हुई, कैंसर से। कि इसका रेडिएशन इतना भयंकर था, जो कि किससे संबंधित, इसी त्रासदी से संबंधित है। और इसके रेडिएशन से थायराइड कैंसर, ल्यूकेमिया की बीमारी वहाँ पर फैली। तो इससे प्रभावित केवल 2015 तक, 1986 का है, और 2015 तक क्या होता है, चेर्नोबिल रेडिएशन से क्या हुआ, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन के करीब 20,000 लोगों को क्या हुआ था, थायराइड कैंसर हुआ था, जिसमें बच्चे, किशोर सब शामिल थे। तो ये आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसा क्या था। तो वही इन्होंने कहा कि अगर ये चेर्नोबिल से भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, उसका 10 गुना होगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करिए, हमारा साथ दीजिए। तो ये उनका क्या नाम है, जेलेंस्की का, उन्होंने कहा कि आप यूरोप और पश्चिम में अपने सहयोगियों के से उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, हमारे हेल्प करिए। और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप को जाग जाना चाहिए। अगर कोई परमाणु विस्फोट होता है तो वो क्या करेगा, यूक्रेन को ही नहीं बल्कि यूरोप को ख़त्म कर देगा, सब कुछ ख़त्म कर देगा, यूरोप को मिटा देगा, विनाश कर देगा। तो ये सारी चीज़ें उनके तरफ से स्टेटमेंट आई हैं। तो आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आज का देख लेते हैं, सैटरडे स्पेशल शॉर्ट में खत्म करेंगे। इसका क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक है, चलिए आपको पता चल ही गया, संविधान की प्रस्तावना, उसमें निहित शब्दों के अर्थ। तो प्रस्तावना जो है वो शॉर्ट में नहीं है, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो एक दिन में नहीं खत्म होगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट में फिनिश करेंगे। आज हम इसको थोड़ा सा करेंगे और एक नेक्स्ट सैटरडे को क्या करेंगे, एक पार्ट और इसका बना देंगे, तो क्लियर हो जाएगा। तो आज समझिए इसका पार्ट नंबर 1 है, किसका, प्रस्ताव। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि प्रस्तावना एक्चुअली है क्या, प्रस्तावना कहते किसे हैं। तो प्रस्तावना क्या होता है, एक मूल ढांचा होता है। प्रस्तावना एक मूल ढांचा कह सकते हैं। क्या होता है, ये मूल ढांचा होता है। यानी कि प्रस्तावना, अगर कोई पूछ ले कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें क्या है, उद्देश्य निहित है। प्रस्तावना क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्या है, उद्देश्य निहित है। तो ये आपको तो क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसकी है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी की, नेहरू जी की। तो उन्हीं के पर ये आधारित है। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और जो ये प्रस्तावना है, ये सबसे पहले किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो अमेरिका के द्वारा अपनाई गई थी। और अमेरिका से ही हम लोगों ने क्या किया है, ग्रहण किया है, भारत ने प्रस्तावना किससे लिया, अमेरिका से लिया है। लेकिन प्रस्तावना में जो निहित शब्द है, प्रस्तावना में जो निहित शब्द है वो किससे लिया गया है, मतलब शब्द नहीं, सॉरी, जो भाषा है, प्रस्तावना में निहित जो भाषा है उसको कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भारत ने लिया है। अगर पूछे प्रस्तावना कहाँ से लिया है भारत ने, अमेरिका से। प्रस्तावना में निहित जो भाषा है उसको कहाँ से भारत ने लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दोनों फैक्ट रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो संविधान का परिचय होता है, भूमिका होता है, उद्देश्य होता है, वही क्या होता है, प्रस्तावना होता है। संविधान का मतलब जो परिचय, भूमिका या फिर उद्देश्य, वो क्या होता है, प्रस्तावना कहलाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं जो इसमें इवन जो एन ए पालकीवाला है, एन ए पालकीवाला, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। क्लियर। और 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। पूछा हुआ है क्वेश्चन कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो, क्या 2 बार हुआ है, 1 बार हुआ है संशोधन। और उसमें जब संशोधन हुआ था तो वो हुआ था 42वें संशोधन हुआ था 1976 में। और इसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन से हैं, एक है आपका समाजवादी, दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है आपका अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द हैं जो उसमें शामिल किए गए 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत। अब चलते हैं जो प्रस्तावना में निहित शब्द हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि कहता क्या है। तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना पहले मैं प्रस्तावना आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या, नहीं तो चलिए बता दे रहे हैं फटाफट।
30 सेकंड के अंदर कि प्रस्तावना में कहा क्या गया है। तो प्रस्तावना में जो कहा है वो कहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में। दूसरा क्या है, समाजवादी, तो समाजवादी को समझेंगे, पंथ निरपेक्ष को समझेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य को समझेंगे। तो ये जो चारों, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इसमें ये जो निहित शब्द आखिर उसका मतलब क्या होता है। तो पहले प्रस्तावना पढ़ के बता देना, फिर उसका अर्थ बता देंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसी के समस्त नागरिकों को कैसा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने न्याय की बात की गई यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता। अब आगे आएगा स्वतंत्रता की बात। कौन कौन सी स्वतंत्रता, ये भी लाइन सबको पता होना चाहिए। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या कहता है प्रस्तावना, स्वतंत्रता व उन सभी में व्यक्ति की, क्या व्यक्ति की, गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को जो सुनिश्चित करने वाली बंधुता है उसको बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को 1949 को हम अपनी संविधान सभा को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और क्या करते हैं, आत्ममार्पित करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। जो कि मैंने बताया कि पहला जो शब्द आया, टर्म आया वहाँ पे समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये क्या है कि जैसे कोई देश है, अगर कोई देश अपना जो आंतरिक निर्णय है या फिर बाह्य निर्णय है वो स्वयं लेता है, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के अपने निर्णय में चेंज नहीं करता है, कोई चेंजेस नहीं करता, वो खुद ही करता है, खुद ही निर्णय लेता है, तो वो क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो कहलाएगा। क्लियर। दूसरा आपका टर्म आता है समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब है, तो समाजवाद हम लोग दो तरीके से लाते हैं। कैसे दो तरीके से लाते हैं, पहले देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो समाजवाद का उद्देश्य होता है आय की असमानता को क्या करना, कम करना, और क्या करना, शोषण जो है उसकी समाप्ति करना। तीसरा और क्या करना, मजदूर और जो वंचित वर्ग हैं उनका क्या करना, कल्याण करना। यही समाजवाद का उद्देश्य है। और इस समाजवाद को, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम दो साधन का यूज़ करते हैं। वो दो साधन कौन से, एक है आपका हिंसक साधन और एक आप अहिंसक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हिंसक तरीके से, जब हिंसक साधन का यूज़ करके हम समाजवाद लाते हैं तो वो कैसा कहलाएगा, तो वो मार्क्सवाद कहलाएगा। और अहिंसक साधन, इसमें क्या करते हैं, समाजवादी विचारधारा का क्रियान्वयन हम कैसे करते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति का यूज़ करके करते हैं। तो ये भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यानी समाजवाद का अर्थ क्या हुआ कि जो आय और जीवन स्तर की असमानता है उसको कम करना, मजदूर व वंचित वर्ग का कल्याण करना, लेकिन कैसे, संवैधानिक साधनों से। तीसरा हमारा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्षता। इसका अर्थ भी पूछ चुका है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्म को क्या करता है, एक समान दृष्टि से देखता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा लास्ट टर्म है वो है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ऐसा है कि ऐसे देश को हम गणराज्य कहेंगे। ऐसा देश गणराज्य होता है जहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है, जो लीडर होता है, मेन होता है, हेड होता है, वो वंशानुगत ना हो करके बल्कि क्या हो, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या हो, निर्वाचित होना चाहिए। वो वंशानुगत ना हो करके बल्कि क्या हो, निर्वाचित होना चाहिए। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। इसीलिए भारत क्या है, एक गणराज्य है। तो ये भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और इसी के तहत, लोकतांत्रिक गणराज्य के तहत ही अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है, क्या है कि जनता के लिए जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है, जनता के लिए जनता का शासन। और 3 प्रकार के न्याय की बात बता ही चुके हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 बता ही चुके हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार क्या है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, तो विचार एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करेगा, चिंतन करता है, उस विचार चिंतन को प्रकट करता है, वही उसकी क्या कहलाती और वही उसकी अभिव्यक्ति कहलाती है। विश्वास क्या होता है, किसी भी विचारधारा को स्वीकार कर लेना, यही हमारा क्या होता है, विश्वास होता है। धर्म क्या होता है, किसी भी विश्वास को अगर अंतः मन से धारण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वही व्यक्ति का क्या हो जाता है, निजी मामला हो जाता है, वही उसका धर्म हो जाता है। उपासना क्या होती है, धर्म को मानने के संबंध में अगर हम कुछ कर्मकांड करते हैं, कुछ कर्मकांड लोगों के द्वारा किया जाता है, वही उपासना होती है। उपासना धर्म का क्या है, व्यवहारिक पक्ष है।
और समानता, संविधान में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन सी 2 समानता की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्या है, समाज में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना समान महत्व दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए क्या करेंगे, समान अवसर दिया जाएगा। ये आपकी 2 समानता की बात की गई है। बंधुता, बंधुता क्या है? अगर भाईचारे के साथ हम लोग हैं, उसी भावना के साथ रह रहे हैं, वही हमारी क्या है, बंधुता है। और ये जो आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है और जिस पर भारतीय संविधान का प्रभाव पड़ा है। और आता क्या है, एकता और अखंडता। एकता क्या है, हमारी मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसमें नागरिकों के क्या करने की भावना पर बल दिया गया कि भाई क्या करो, आप लोग एक रहो, यानी नागरिकों के एक होने की भावना, यानी उसकी एकता है। अखंडता क्या होती है? अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। एकता आपकी मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, जबकि अखंडता आपकी क्या है, भौगोलिक संकल्पना है, जिसमें भारत का जो कोई रीजन है, क्षेत्र है या कोई भूभाग है, उससे भारत से अलग होने व रोकने से संबंधित विचार शामिल होते हैं। ये आपकी अखंडता है। अंगीकृत, जो 3 लास्ट में टर्म आए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब स्वीकार कर लिया हमने, अधिनियमित का मतलब लागू कर दिया हमने, आत्मार्पित का मतलब देश को सौंप दिया। तो उम्मीद है आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित जो प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे हैं और भी चीज़ें हैं, इसके अगले हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को समझ लेंगे पार्ट 2 के तहत। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गाइस, इसको सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों जितने हैं, अगर एक लोग भी 4-5 लोगों को शेयर करते हैं तो ये वीडियो बहुत पहुँचेगा और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल आपका तो नया आने वाला है, फरवरी का पूरा जितना भी है 1 महीने का आपका लेक्चर कल मिल जाएगा और देखते हैं अगर समय मिलता है तो कोई नया लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।